जय हिंद, नमस्कार और स्वागत है आप सभी महत्वाकांक्षी छात्र एवं अन्य दर्शकों का ग्रोथ मंच यूपीएससी के सनदी सेवा एवं अन्य प्रतियोगिता परीक्षाओं के लिए अति महत्वपूर्ण ऐसे संपादकीय लेखों की इस चर्चा में मैं हूं आपके साथ ध्रुव जानी। आज 2 सत्रों में बात होनी है। यह पहला सत्र है हमारा और इसमें द टाइम्स ऑफ इंडिया से एक महत्वपूर्ण लेख के बारे में बात करेंगे जिसका टाइटल आपको दृश्यमान है, चिपकोज रिलेवेंस। यस, चिपको आंदोलन की यहाँ बात की गई है। चिपको आंदोलन जो कि न केवल मात्र और मात्र वृक्ष बचाव आंदोलन था मगर पूरे पारिस्थितिक तंत्र को बचाने की बात करता था और पूरे विश्व में बहुत ही प्रसिद्ध हुआ और यह आंदोलन से पूरे विश्व को प्रेरणा भी मिली है। तो जानेंगे इस लेख के माध्यम से यहाँ जो कुछ तत्व है जो कि हमारे परीक्षा के लिए थोड़े ज़रूरी है, सनदी सेवा एवं अन्य प्रतियोगिता परीक्षाओं के लिए, वहीं सामान्य रूप से भी यह ऐसी चीज़ें हैं जो कि हमारे लिए जाननी ज़रूरी होती है अगर हमें जिम्मेदारी नागरिक बनना है। तो देखेंगे सारी चीज़ें। जैसे आपको दृश्यमान है चिपकोज रिलेवेंस। जब चिपको का नाम आता है तो हमारे सामने उसके जो नेता थे, उसके जो प्रणेता थे सुंदरलाल बहुगुणा जी, उनका नाम आता है, जिनका निधन हाल ही में कोविड-19 की वजह से हो गया है। तो हम उसे श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं हमारे इस चर्चा को शुरू करने से पहले। अब अगर दूसरी साइड देखें स्क्रीन के ऊपर तो आपको सुंदरलाल बहुगुणा जी की यह एक तस्वीर दिखेगी जिसमें इन्होंने वृक्ष को आलिंगन किया हुआ है, यानी कि इन्होंने वृक्ष को एम्ब्रेस किया है ताकि जो कॉन्ट्रैक्टर्स थे तब समय के, यह 1970 की बात है, तब समय के जो कॉन्ट्रैक्टर्स थे जिनको सरकार ने पूरा जंगल बेच दिया था, उनकी कुल्हाड़ी से यह वृक्षों को बचाया जाए, इसीलिए यह महानुभाव ऐसे आलिंगित रहे हैं इस वृक्ष से। और न केवल यह महानुभाव मगर ये आंदोलन बहुत ही बड़ा बन गया था। पूरा राज्य जो है वो यह आंदोलन का समर्थन कर रहा था और अंत में सरकार को भी ये बात माननी पड़ी कि यहाँ जो पारिस्थितिक तंत्र है वो बहुत ही अहम है, ना कि हमारा अर्थतंत्र। तो यह सारी चीज़ों को तपासेंगे, देखेंगे। जैसे मैंने आपको बताया कि ये ना केवल वृक्ष बचाओ आंदोलन था, इसका प्रकार जरूर ही वृक्ष बचाओ आंदोलन का था, मगर ये ना केवल वृक्ष बचाओ आंदोलन ही रहा मगर एक बड़ा होकर एक पारिस्थितिक तंत्र को बचाने वाला आंदोलन बन गया जिससे पूरे विश्व ने प्रेरणा ली है। तो शुरू करेंगे हमारी बात, मगर उससे पहले यह लेख की तस्वीर देख लेते हैं। देखिए, यह डिजिटल रेप्लिका है इस लेख की जो कि आज के TUI में छपा है और बहुत ही अच्छा लेख है, बेनाम लेख है, मगर यहाँ जो कुछ तत्व दिए हुए हैं वो हमारे बहुत कम काम के हैं। यानी कि यहाँ कुछ बातें की गई है जो कि बहुत ही हमारे सिलेबस के पूर्वव्यू से बाहर है। तो इसीलिए हमने यहाँ इस लेख को एग्जाम ओरिएंटेड बनाने के लिए कुछ एक तत्वों का यहाँ एडिशन किया है, इसमें समावेशन किया है। तो यह पूरा लेख है। अब आमतौर पे यह 3 चरणों में हम लोग बात करते हैं। सबसे प्रथम निष्कर्ष में लेख का आधार देखते हैं, फिर उसके बाद महत्वपूर्ण बातों में अगर लेखक ने कोई अच्छी बातें कही है, कुछ तथ्यात्मक माहितियाँ पेश की है, अगर कोई आंकड़े पेश किए हैं, कोई परिभाषाएं है, तो यहाँ दूसरे चरण में देखेंगे। और अगर लेख परिपूर्ण ना हो, हमारी सनदी सेवाओं की जो ज़रूरियात है उसको जो संतोष जो है ना करता हो, तो हम उसमें इसे एग्जाम ओरिएंटेड यानी कि परीक्षा लक्षी बनाने के लिए इनपुट्स का समावेशन करते हैं। यह ग्रोथ मंच यूपीएससी की टीम के द्वारा यह इनपुट्स का समावेशन ही यह पूरे लेख को या पूरी चर्चा को परीक्षा लक्षी बनाता है, एग्जाम ओरिएंटेड बनाता है। तो आज की बात करें तो सबसे प्रथम इस सत्र में निष्कर्ष की बात करेंगे और उसके बाद कुछ संशोधित तत्व देखेंगे। यहाँ महत्वपूर्ण बातों को हमें देखना नहीं है क्योंकि यह बातें ऐसी है जो कि हमारे एग्जाम के लिए कुछ कम रिलेवेंट है और सामान्य एक व्यू पॉइंट के लिए थोड़ी ज़्यादा रिलेवेंट है। तो यहाँ ऐसी बातों का हमें कोई काम नहीं है, मात्र और मात्र निष्कर्ष देखेंगे और उसके बाद सीधे संशोधित तत्व देखेंगे। संशोधित तत्वों में हमें 2 चीज़ें देखनी है। सबसे प्रथम तो चिपको आंदोलन के बारे में ओवरव्यू लेंगे, चिपको मूवमेंट, और उसके बाद जो चिपको मूवमेंट के प्रणेता थे सुंदरलाल बहुगुणा, उनकी थोड़ी प्रोफाइल देखेंगे, उनके बारे में थोड़ा जानने का प्रयास करेंगे जिनकी हाल में ही निधन हुई है। देखेंगे, शुरू करेंगे लेख के निष्कर्ष से। देखिए, 2021 के नवंबर में यूके और इटली दोनों साझा रूप से, संयुक्त रूप से यजमानी करने वाले हैं COP26 की, यानी कि कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज 26 की। देखिए, यह जो COP26 है यह ग्लोबल वार्मिंग को कम करने के लिए योजी जाती है। यहाँ प्रत्येक पक्ष से यह आशा रखी जाती है कि वो पक्ष ग्लोबल वार्मिंग को कम करने में, ग्रीन हाउस गैसेस के एमिशंस को कम करने में यहाँ सबका साथ दे, तब जाके यह ग्लोबल एमिशंस जो है वो 2050 तक हम लोग शून्य कर पाएंगे, जो आज हमारा एक
गोल है, एक हमारा एम है। और वो जो तय हुआ था वो हुआ था COP21 में, जो कि पेरिस में हुई थी। ये बहुत बहुचर्चित कॉन्फ्रेंस थी, पेरिस बहुचर्चित थी, और इसमें ही ये उद्देश्य जो है वो सेट किया गया है कि 2050 तक सारे पक्ष एक साथ मिलकर, एक साथ लड़कर ग्रीन हाउस गैसेस का एमिशन कम करेंगे, ग्लोबल वार्मिंग यानी कि जो भूमंडलीय उष्मीकरण है उसका प्रभाव कम करेंगे, और 2050 तक जो नेट एमिशंस है वो हम लोग जीरो कर पाएंगे। जीरो ग्रीन हाउस गैसेस एमिशंस। अब अगर ग्रीन हाउस गैस एमिशंस को कम करना है, हमें ग्लोबल वार्मिंग का जो प्रभाव है उसे कम करना है, तो उसमें सबसे ज्यादा अगर कोई प्रवृत्ति को हमें रोकना है तो वो है डिफोरेस्टेशन, यानी कि वृक्षोन्मूलन। जो मास में हम लोग डिफोरेस्टेशन कर रहे हैं, लैक्स ऑफ एकर्स के जो जंगल होते हैं हम उनको तबाह कर रहे हैं, वहां अलग अलग विभिन्न प्रकार की डेवलपमेंटल एक्टिविटीज कर रहे हैं, तो यहाँ सबसे पहली बात ये डिफोरेस्टेशन को खत्म करना होगा, तब जाके हम लोग यह उद्देश्य तक पहुंच पाएंगे। क्योंकि डिफोरेस्टेशन होने से बहुत ही ज्यादा प्रमाण में ग्लोबल वार्मिंग के प्रभाव हमारे ऊपर पड़ रहे हैं। पूरे विश्व की जो आबो हवा है या पूरे विश्व का जो मौसम है वो बदल रहा है, अनियमित हो रहा है, असामान्य हो रहा है। ठीक है, तो यहाँ सबके पीछे एक ही बात है, डिफोरेस्टेशन। और ये जो COP26 है या कॉन्फ्रेंसेस ऑफ पार्टीज है जो कि ग्लोबल वार्मिंग को कम करने के लिए बनी है, उनके केंद्र में भी एक ही एजेंडा है कि डिफोरेस्टेशन को कम किया जाए, ताकि हम अपने उद्देश्यों तक पहुंच सके, ग्लोबल वार्मिंग के इफेक्ट्स को कम कर सके और हमारे पृथ्वी को रहने लायक यानी कि जैसी अभी है वैसे ही रहने दे। अन्यथा ग्लोबल वार्मिंग के एक लेवल के बढ़ने के बाद यहाँ जीवन जो है वो मुश्किल में आ जाएगा। तो ये सारी चीजें हैं जिसके केंद्र में डिफोरेस्टेशन है, वनोन्मूलन है। और जो आज का मुद्दा है जो चिपको का है वो भी इसके साथ ही जुड़ा हुआ है, क्योंकि चिपको बेसिकली इसकी जो शुरुआत हुई थी वो वृक्ष बचाओ आंदोलन के स्वरूप में हुई थी, यानी कि एक प्रकार से डिफोरेस्टेशन के विरोध में हुई थी। तो यहाँ यही कहा गया है। लेख में भी लेखक ने यह बात का जिक्र किया है कि आज जब डिफोरेस्टेशन के लिए पूरा विश्व दौड़ रहा है, डिफोरेस्टेशन करने के लिए प्रयत्न कर रहे हैं सभी पक्ष, जो कोई भी देश हो, चाहे विकसित हो, चाहे कम विकसित हो, चाहे अति कम विकसित हो, तो यहाँ कहा गया है कि इसका सबसे अच्छा उदाहरण भारत में देखने को मिलेगा, और वो है 1917 के दशक का चिपको आंदोलन, जिसके प्रणेता सुंदरलाल बहुगुणा थे। तो एक प्रकार से यह करंट का टॉपिक है, एक प्रकार से यह हिस्ट्री का टॉपिक है आज का जो टॉपिक है, और एक प्रकार से यह टॉपिक है बायोलॉजी एंड एनवायरनमेंट का। तो जीएस पेपर हमारे 3, जीएस पेपर 1 यानी कि हिस्ट्री, यहाँ जीएस पेपर 3 यानी कि जीएस पेपर 3 यस आई मीन बायोलॉजी एंड एनवायरनमेंट के साथ जुड़ा हुआ यह आज का टॉपिक है, जो कि अपने आप में बहुत ही महत्वपूर्ण है। और साथ ही में करंट का भी टॉपिक है, क्योंकि सुंदरलाल बहुगुणा की हाल ही में कोविड-19 बीमारी से मृत्यु हुई है, तो एक प्रकार से करंट का भी टॉपिक है। यहाँ से भी सुंदरलाल बहुगुणा के ऊपर, उनके जीवन के ऊपर कोई भी प्रश्न पूछे जा सकते हैं या पूछने की संभावना है। तो इसके साथ आज का यह लेख जुड़ा हुआ है। डिफोरेस्टेशन की बात है। अब यह तो बात निष्कर्ष की हुई, अब हमें देखना है हमारे संशोधित तत्वों में कि यह डिफोरेस्टेशन के लिए यह चिपको आंदोलन क्यों शुरू हुआ, इसकी क्या पूर्व भूमिका थी। देखिए, सबसे प्रथम चिपको आंदोलन या मूवमेंट कह लीजिए, तब के उत्तर प्रदेश की बात है, तब के उत्तर प्रदेश के चामोली जिले की बात है। और वह चामोली जिले में सरकार ने एक स्पोर्ट्स मैन्युफैक्चरिंग कंपनी को कॉन्ट्रैक्ट दे दिया, और उस कॉन्ट्रैक्ट के तहत लाखों एकड़ जो जंगली जमीन थी, जंगल की, वह जमीन को उन कॉन्ट्रैक्टरों को दे दिया, सौंप दिया गया कि आप यहाँ से लकड़ियाँ काट सकते हैं। लकड़ियाँ काटने के लिए आपको पेड़ों को काटना पड़ेगा। यह बात वहाँ के समाज को अस्वीकार्य थी, और उसमें से एक नेता, एक नायक उभर कर आया, वो थे सुंदरलाल बहुगुणा। यह महानुभाव ने एक आंदोलन छेड़ दिया। इस आंदोलन का नाम रखा गया चिपको। सुनने में थोड़ा विचित्र नाम है, मगर यह चिपको नाम
का नाम की जो प्रेरणा है वो मिली है एम्ब्रेस से, एम्ब्रेस शब्द से। एम्ब्रेस यानी कि आलिंगन करना, ठीक है। तो यहाँ सिंपली वृक्षों को आलिंगन किया जाता था ताकि उनको जो कॉन्ट्रैक्टर्स की कुल्हाड़ी है उनसे बचाया जाए, ठीक है। तो एक प्रकार से वृक्ष को चिपकने की यहाँ जो है बात शुरू हो गई, वृक्षों को चिपकने का रिवाज जो है वो यहाँ से शुरू हो गया। अब इसकी शुरुआत अगर देखें तो मार्च 1973 में हुई, मार्च 1973 में। और ये आंदोलन एक छोटे से क्षेत्र से तो शुरू हुआ, मगर ये मात्र और मात्र क्षेत्र तक सीमित नहीं रहा, मगर पूरे राष्ट्र में फैल गया और धीरे धीरे इसका प्रभाव जो है वो पूरे विश्व में पड़ता गया। क्योंकि जैसे जैसे ग्लोबल वार्मिंग्स के प्रश्न सामने आने लगे हमारे सामने, जैसे जैसे ग्लोबल वार्मिंग्स, ग्रीन हाउस गैस एमिशंस की जो समस्याएं है वो हमारे सामने आने लगी, तब से इसका जो प्रभाव है वो भी पूरे विश्व में फैलता गया। और सुंदरलाल बहुगुणा और यह चिपको आंदोलन दोनों ही विश्व विख्यात हो गए। साथ ही में अगर यह आंदोलन की बात करें तो इसकी एक विशेषता ये है कि यहाँ महिलाओं का अहम रोल रहा, महिलाओं की भूमिका अहम। हजारों की तादाद में महिला इकट्ठी हो गई इस आंदोलन को समर्थन देने के लिए, और यह हजारों महिलाओं ने एक साथ अलग अलग वृक्षों को आलिंगित किया। और इस तरह वहाँ के जो तब के कॉन्ट्रैक्टर्स थे, तब की जो सरकार थी, उनको यहाँ परेशान किया। साथ ही यह आंदोलन जो है वो 100% सफल रहा। सरकार पीछे हटी, कॉन्ट्रैक्टर पीछे हटे, और यह आंदोलन ने एक बहुत ही बड़ा मैसेज दिया। और यह मैसेज ये था कि राइट टू फॉरेस्ट, राइट टू फॉरेस्ट यानी कि जंगल के भी अपने अधिकार है, हमें उनका हनन नहीं करना चाहिए, अन्यथा कुदरत जो है वो हम पर क्रोधित होगी। ये इसका सबसे अच्छा मैसेज था, यानी कि राइट टू फॉरेस्ट की बात यहाँ शुरू हुई। साथ ही में यहाँ इस पर्टिकुलर आंदोलन से, इस विशेष आंदोलन से ये भी बात ज्ञात हुई कि ग्रास रूट लेवल से, एकदम ज़मीनी स्तर पर बहुत ही अच्छा काम करने से आप जो नीति बन रही है, जो नीति निर्माण हो रहा है, आप वो नीति निर्माण को प्रभावित कर सकते हैं। वो यहाँ सुस्पष्ट हो गया, वो यहाँ साबित हो गया। तो ये भी एक अपने आप में लोकतंत्र में लोगों की जीत थी। और ज़मीनी स्तर पर काम करने वाले लोग कैसे ऊपरी स्तर पर जो नीति निर्माणकार है उनको प्रभावित करते हैं, उसका कि यह अहम उदाहरण हमारे सामने आया। प्लस सुंदरलाल बहुगुणा ने यही आंदोलन के तहत एक बहुत ही अच्छा स्लोगन दिया, एक बहुत ही ऐसा अच्छा जिंगल दिया। उन्होंने कहा कि इकोलॉजी जो है वो परमानेंट इकोनॉमी है। क्योंकि तब सरकार और लोगों के बीच में यह दलील हो रही थी, यह बातचीत हो रही थी, या दोनों अपने अपने पक्ष रख रहे थे। उसमें सरकार ने पक्ष रखा कि भाई यह इकोनॉमी की बात है, यह अर्थतंत्र की बात है, यह रोजगार की बात है। मगर यहाँ सुंदरलाल बहुगुणा ने बहुत ही अच्छी तरीके से कहा कि भाई इकोलॉजी जो है वो एक स्थायी अर्थतंत्र है। सरकार को उन्होंने बोला कि आपका अर्थतंत्र हंगामी हो सकता है, टेम्पररी हो सकता है, मगर इकोलॉजी जो है, पारिस्थितिक तंत्र है, वो हर हमेशा आपके साथ रहेगा। उसे बहुत ही अच्छी तरीके से संभाल कर उसका उपयोग करें तो वो आपको फ्रूटफुल रिजल्ट्स देता ही रहेगा, वो आपको अच्छे परिणाम देता ही रहेगा। और उन्होंने बहुत ही एक अच्छा स्लोगन कॉइन किया जो मैंने आपको यहाँ बताया, इकोलॉजी इज परमानेंट इकोनॉमी। ये मैसेज पूरे विश्व में पहुंच गया। और आज के दिन जब ग्लोबल वार्मिंग की समस्या हमारी चौखट पर खड़ी है और उसके जो प्रतिस्वरूप है वो भी हमें दिख रहे हैं आजकल, तो अब ये स्लोगन जो है वो एक बहुत ही अच्छा सिद्ध होता है। और तब यहाँ हमें इनका जो मूल्य है वो मालूम पड़ता है। साथ ही में यह आंदोलन से सरकार ने बैन कर दिया वृक्षों के उन्मूलन को कहाँ कहाँ, अबाउट 30 डिग्रीज स्लोप। क्योंकि ये जो कॉन्ट्रैक्ट मिला था वो एक स्पोर्ट इक्विपमेंट मैन्युफैक्चरिंग कंपनी थी, और स्पोर्ट इक्विपमेंट में बहुत ही लाइट वुड चाहिए। लाइट वुड जो है वो हिमालयन फुटहिल्स में ही मिलता है, वहाँ के जो पेड़ है उनमें ही आमतौर पे मिलता है। तो यहाँ स्लोप के ऊपर 30 डिग्री से अधिक स्लोप के ऊपर जो पेड़ थे उनका छेदन, उनका उन्मूलन अब प्रतिबंधित किया गया सरकार के द्वारा। साथ ही में 1000 मीटर के ऊपर, 1000 मीटर यानी कि अबव सी लेवल के ऊपर के जो पेड़ थे उनका भी उन्मूलन यहाँ
प्रतिबंधित घोषित किया गया। तो ये इस आंदोलन की सबसे अच्छी, सबसे बड़ी सफलता मानी जाती है। फिर आगे देखें तो चिपको आंदोलन पूर्ण हुआ, जिसने पूरे विश्व में एक मैसेज भेजा कि इकोलॉजी जो है वही आपको बचा सकती है, वही आपका सच्चा मित्र है। यानी कि प्रकृति के साथ आप लोग जुड़े रहिए, प्रकृति को आप बहुत ही अच्छी तरीके से, सूझबूझ से, अपने विवेक से उसका उपयोग जो है कीजिए, उसका दुरुपयोग ना कीजिए। ठीक है, तो ये मैसेज पूरे विश्व में यह चिपको आंदोलन के तहत पहुंच गया और इसीलिए पूरे विश्व में भारत में उत्तराखंड में चामोली जिले का और चामोली जिले के सुंदरलाल बहुगुणा का नाम आज रोशन हो गया है। फिर आगे देखें तो ऐसा नहीं है कि मात्र और मात्र एक ही आंदोलन के साथ जुड़े रहे हमारे सुंदरलाल बहुगुणा, मगर कई सारे आंदोलनों का जो है उन्होंने समर्थन दिया। जो आंदोलन पर्यावरण को नुकसान कर रहे थे उनको समर्थन दिया, जो प्रोजेक्ट्स प्रकृति के साथ छेड़छाड़ कर रहे थे उन प्रोजेक्ट्स का आंदोलनों के मार्फत या आंदोलनों के द्वारा उनका बहुत ही कड़ा विरोध किया। साथ ही भागीरथी नदी पर, उत्तराखंड में ही भागीरथी नदी पर एक तेहरी डैम योजना सरकार लाई, तेहरी मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट, तेहरी मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट, चेक डैम्स। अब इस चेक डैम्स को बनाने के लिए काफी डिफोरेस्टेशन करना पड़ेगा। तो यहां सुंदरलाल बहुगुणा ने इस निर्माण कार्य का, सरकार के इस निर्माण कार्य का भी जमकर विरोध किया और वे उपहास पर बैठ गए। यानी कि उन्होंने अन्न का त्याग कर दिया जब तक उनकी मांग स्वीकारी ना जाए तब तक। और संभवतः ये स्वतंत्रता के बाद का सबसे लंबे फास्ट में से एक फास्ट था, लगभग 56 डेज तक चला था और अंत में सरकार को झुकना पड़ा। तेहरी डैम का जो प्रोजेक्ट था वो काम को जो है साइड में लगाना पड़ा या उसे एक प्रकार से पोस्टपोन करना पड़ा, कैंसिल करना पड़ा। तो यही बात है। साथ ही में यहाँ सुंदरलाल बहुगुणा ने महिलाओं के साथ भी रहकर उत्तराखंड के पूरे क्षेत्र में पर्यावरण संबंधी बहुत ही अच्छे काम किए हैं। प्लस बीज बचाओ आंदोलन के साथ भी वे जुड़े हुए हैं। बीज बचाओ आंदोलन, ठीक है, वे उनके एसोसिएट्स के साथ काम करते थे। मात्र और मात्र वे एक नहीं थे, मगर वे एक मेन थे, मगर उनके एसोसिएट चंडी प्रसाद भट्ट थे और कई सारी महिलाएं भी थी जो उनके साथ जुड़ी हुई थी। यह बीज बचाओ आंदोलन, जो कि केमिकली बेस्ड ग्रीन रिवॉल्यूशन भारत में चला था 1970 के ही दशक में, उसको यहाँ इन्होंने अस्वीकृत बताया और बताया कि भाई प्रकृति में हमें रसायन जो है वो कम से कम डालना चाहिए। प्रकृति के साथ जब हम लोग डील कर रहे हैं तो रासायनिक उपयोग कम से कम करना चाहिए और इसीलिए इन्होंने केमिकल बेस्ड ग्रीन रिवॉल्यूशन का भी भरपूर विरोध किया, पूरे क्षेत्र ने विरोध किया और अंततः इन्होंने ऑर्गेनिक फार्मिंग, अपनी जो देसी फार्मिंग थी, उनको शुरू रखा। फिर आगे देखें तो हिमालयन रीजन में बहुत ही ज़्यादा डिफोरेस्टेशन अलग अलग क्षेत्रों में हो रहा था। तो 1980s के दशक में सुंदरलाल बहुगुणा ने एक पदयात्रा का आयोजन किया और उसके तहत उन्होंने कश्मीर से कोहिमा तक, यानी कि J&K से नागालैंड तक पदयात्रा करी। लगभग 4800 किलोमीटर का यह डिस्टेंस है जो इन्होंने तय किया, ताकि पूरे क्षेत्र में, पूरे देश में एक अवेयरनेस उत्पन्न हो, एक अलर्टनेस उत्पन्न हो कि आज जो हो रहा है हिमालयन क्षेत्र में वो बिल्कुल गलत हो रहा है, इसका खामियाजा हमें ही भुगतना पड़ेगा या हमारी प्रजा को भविष्य में भुगतना पड़ेगा। यह मैसेज के साथ इन्होंने ये पदयात्रा की थी, जो भी बहुत ही प्रसिद्ध हुई और पूरे राष्ट्र में से इनको समर्थन मिला। फिर बाद में 2009 में इनको पद्म विभूषण इनायत किया गया, क्योंकि वे एक वास्तविक नायक थे, भारत के वास्तविक एक रत्न थे और आज वो हमारे बीच में नहीं रहे। उनकी कोविड-19 बीमारी की वजह से मृत्यु हो गई है, जिसका दुख मात्र और मात्र उत्तराखंड को नहीं है, मात्र और मात्र भारत को नहीं, मगर पूरे विश्व को है। क्योंकि उनकी जो उनके द्वारा जो बातें कही गई थी वो आज धीरे धीरे हमें सच लग रही है। ठीक है, क्योंकि ग्लोबल वार्मिंग, जैसे मैंने आपको बताया कि आज हमारी चौखट पर खड़ा है और हमने डिफोरेस्टेशन बहुत ही भारी मात्रा में कर दिया है। जो नुकसान उससे हुआ है वनोन्मूलन से, वो नुकसान अब इरिवर्सिबल है, उसकी भरपाई नहीं हो सकती, उसको कॉम्पेंसेट नहीं किया जा सकता। तो यही बात थी जो आज हमें देखनी थी, जिसमें हमने सुंदरलाल बहुगुणा के बारे में भी देखा,
चिपको आंदोलन के बारे में भी देखा। और हाँ, अगर सुंदरलाल बहुगुणा के बारे में अन्य आपको तथ्यात्मक माहिती या चाहिए तो आप विकिपीडिया विजिट कर सकते हैं, वहाँ से आपको तथ्यात्मक माहिती मिल जाएगी। उनका जन्म कब हुआ था, कहाँ हुआ था, जो है कौन से वर्ष में हुआ था, इत्यादि चीज़ें जो कि हमारे लिए थोड़ी कम महत्वपूर्ण है, इसलिए मैंने आपको वो बताया नहीं, हम उस बात करने से बचे। तो यही बात है जो कि आज की थी इस प्रथम सत्र में। अब वक्त है आज के प्रश्न का, जो कि प्रीलिम्स ओरिएंटेड होगा, यह पर्टिकुलर मुद्दे के ऊपर आधारित। जैसे आपके स्क्रीन के ऊपर है, हमारे पास 4 कथन है जिनको आपको पढ़ना है, जिनके ऊपर आपको विचार करना है। देखेंगे, चिपको आंदोलन व भागीरथी नदी बचाओ आंदोलन में सुंदरलाल बहुगुणा ने निर्णायक भूमिका निभाई थी। सुंदरलाल बहुगुणा को वर्ष 2009 में भारत रत्न से सम्मानित किया गया या भारत रत्न उनको एनायत किया गया। तीसरा कथन, चिपको आंदोलन ने पूरे विश्व को संदेश दिया कि पारिस्थितिक तंत्र एक स्थायी अर्थतंत्र है, यानी कि इकोलॉजी इज अ परमानेंट इकोनॉमी। और चौथा कथन, चिपको आंदोलन वायु प्रदूषण के खिलाफ एक आंदोलन था। आपको इन कथनों के ऊपर विचार करना है और विचार करके इनमें से जो सत्य कथनों है उनको आपको चुनना है, चाहे एक हो चाहे एक से ज्यादा। ऑप्शन आपके सामने है। अकॉर्डिंग टू ऑप्शन ए केवल 1, 2 और 4 सही है, सत्य है। ऑप्शन बी केवल 1 और 3 सत्य है। ऑप्शन सी केवल 2 और 4 सत्य है। एंड लास्ट वन ऑप्शन डी कहता है केवल तीसरा सत्य है। तो आपको इसका जवाब, इसका सच्चा जवाब आपको कमेंट अप करना है। हमारी तरफ से इसका सही जवाब इस सेशन के प्रीमियर होने के कुछ घंटों के बाद पिन अप किया जाएगा। साथ ही में अगर आपका कोई फीडबैक है, आपके कोई सजेशंस है, आपके कोई प्रश्न है, तो आप हमें खुल के पूछ सकते हैं, कमेंट सेक्शन में ही पूछ सकते हैं। प्लस अगर आप एक सीरियस छात्र है, संघीय सेवा की तैयारियां करना चाहते हैं या कर रहे हैं, तो आप ग्रोथ माउंट यूपीएससी के साथ जुड़े। आपका जो जीएस है वो घर बैठे आप यहाँ ग्रोथ माउंट यूपीएससी के यूट्यूब चैनल से ही आप लोग कर सकते हैं। हम लोग साइमल्टेनियसली एक सब्जेक्ट के ऊपर वर्क कर रहे हैं। प्लस स्टैटिक की बात तो है ही, मगर उसके साथ करंट अफेयर्स के ऊपर भी हम लोग फोकस कर रहे हैं। रिसर्च एडिटोरियल एनालिसिस सेशंस के तहत जो प्रतिदिन अपडेट होते हैं, विविध विषय से श्रृंखला चल रही है, इकोनॉमिक सर्वे, इंपॉर्टेंट लॉज दैट ट्रांसफॉर्म्ड इंडिया, इत्यादि चीज़ों पर हम लोग बात कर रहे हैं। तो मुझे लगता है कि आपका जीएस यहाँ बहुत ही अच्छा होगा। प्लस वी आर प्लानिंग फॉर वॉइस ओवर लेक्चर्स फॉर करंट एवरी डे। वॉइस ओवर लेक्चर्स आएंगे हमारे अन्य फैकल्टियों के द्वारा, वो आपको एवरी डे करंट से वाकिफ करवाएंगे एंड दैट सेशंस विल बी वेरी एग्जाम ओरिएंटेड। तो आज इतना ही, हम लोग मिलेंगे अगले सेशन में अगले संपादन व एक संशोधन के साथ। तब तक के लिए देखते रहिए ग्रोथ माउंट यूपीएससी।